Once again, welcome to Physics Class 12th, Unit 3 Magnetism, Chapter 4 Magnetic Effect of Current। और ये हमारा इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज साइक्लोट्रॉन। इसके पहले लीनियर एक्सेलरेटर होते थे, लेकिन उनकी साइज बहुत ज़्यादा होती थी और उसको साइक्लो मतलब एक साइक्लिक फॉर्म में लेके आए, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। एक डोम जैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। इसकी साइज से भी आप पता लगा सकते हैं इसकी साइज कितनी बड़ी होती है। इसका कॉन्सेप्ट लेके आए साइंटिस्ट E.O. लॉरेंज और M.S. लिविंगस्टन। उन्होंने कोशिश की कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ टाइम पॉजिटिव हाफ टाइम नेगेटिव हो, और हर बार जैसे ही चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में पहुंचे तो वो उसी के नेचर का हो जाए, और उसकी वजह से वो वहाँ से रिपेल होकर अगले फील्ड में जाए, और दो परपेंडिकुलर फोर्स होने की वजह से उसका मोशन हमेशा सर्कुलर रहे। और यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है साइक्लोट्रॉन का। ये साइक्लोट्रॉन के डायग्राम्स हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। साइक्लोट्रॉन में बेसिकली है क्या साइक्लोट्रॉन? इट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल टू वेरी हाई एनर्जी। प्रिंसिपल क्या है साइक्लोट्रॉन का? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ड्यू टू विच इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, जिस और दोनों परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल मान लेते हैं, इनके बीच में एक एरिया जहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, और उस उन दोनों के बीच में हम एक हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगा देते हैं। ये भी एक डायग्राम है इसी का। इसकी कंस्ट्रक्शन में होता क्या क्या है? कंस्ट्रक्शंस में दो मेटलिक डीज होंगी। डीज मतलब इनकी शेप कैपिटल डी के जैसी होगी। जैसे कि ये प्लेट है, अगर हम इसको बीच से काट दें तो दो डी, कैपिटल डी के अल्फ़ाबेट की शेप की दो शीट बन जाएंगी। इन्हीं को डीज बोलते हैं। ऐसे दो डीज होंगे, D1 D2, जो कि डायग्राम में आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ये दो D1 है और D2। ऐसे सेकेंड डायग्राम में ये एक D1 और एक D2, ये दूसरी डी बनी हुई है। तो दो डीज होंगी जिनको दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पोल्स के बीच में रखा जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी फिक्स होगी कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल अपना डी चेंज करे, वैसे ही उसके हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का पोलरिटी भी चेंज हो जाए। सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल हमें एक्सलेट करना है, इसको जनरली हम बीच से, दोनों डी के बीच में एक एरिया होगा जहाँ से हम इसको निकालेंगे। तो ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये धीरे धीरे एक्सलरेट होता जाएगा, और एक लिमिट आने पे जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो एक डिफ्लेक्शन प्लेट जो इसी डी पे रखी होगी, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर ये बाहर जिस टारगेट पे हम इसको हिट करना चाह रहे हैं, ये दूसरे डायग्राम में दिख रही है, ये एक डिफ्लेक्शन प्लेट है जहाँ से ये जिस टारगेट पे हिट करना चाहता है वहाँ पे हम इसको गिरा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा सेटअप एक हाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर बिल्ट होगा। फिर से एक और डायग्राम। हमने नॉर्थ साउथ पोल ले लिया, बीच में दो डी है, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, और इनका मोशन बीच में सर्कुलर पाथ के जैसे एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, और वो चार्ज पार्टिकल इन दोनों डीज के बीच में परपेंडिकुलर फील्ड के बीच में जैसे ही हम इस चार्ज पार्टिकल को निकालेंगे तो ये ऑसिलेशंस करने लगेगा, और ये सर्कुलरली ऑसिलेट होगा, और जैसे डी एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट के पास आएगा तो फिर बाहर निकल जाएगा। वर्किंग क्या होती है, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे ही डीज के अंदर, जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को डीज के एरिया में एंटर करते हैं, तो जैसे ये अगर हम मान लेते हैं D1 डीज में एंटर करना, तो जैसे ये D1 डी में एंटर करेगा, उस टाइम पे इस D1 डी के पॉजिटिव, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो D1 डी का नेचर भी पॉजिटिव होना चाहिए, जिसको हम इस HF ऑसिलेटर से फिक्स करेंगे। और जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस डी में जाएगा, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दो फोर्स जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो मोशन सर्कुलर होता है, उस वजह से ये इसके फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर ये दूसरी डी में एंटर कर जाएगा। अभी इसमें जैसे हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। जैसे ये D2 डी में आया, उस टाइम पे D2 डी पॉजिटिव थी, और उस वजह से लाइक रिपेल चार्ज रिपेल करते हैं, और ये D2 डी से सर्कुलर मोशन के थ्रू D1 डी में पहुंचा। और जैसे ये D1 में पहुंचेगा और HF हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की पोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर से ये जैसे ही D1 डी में पहुंचेगा तो इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से ये रिपेल करेगा, फिर ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए
दूसरी डीज में आएगी, और फिर ये अगेन D1D में आएगा, D2D में आएगा, और जैसे D2Ds में आएगा तो उस टाइम फिर HF हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर अपना चार्ज का नेचर फिर चेंज कर लेगी, तो फिर से उसको रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। ऐसे हर बार इसमें फोर्स लगता रहेगा और इसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। जैसे इसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा वैसे इसकी ऑर्बिट की रेडियस भी बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी, और जिस वेलोसिटी पे हमें इसको बाहर निकालना उस रेडियस के डीज के एरिया में हम एक डिफ्लेक्शन प्लेट रखेंगे, जिससे ये टारगेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। थ्योरी क्या है इसकी? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू द ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड सर्कुलर पाथ। यहाँ पे दो फोर्स हैं, एक लॉरेंस फोर्स और उसी की वजह से इसको मिल रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और दोनों की परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो गया, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी, और एक v कट गया जिससे हमें v इक्वल टू आ गया क्यू बी आर अपॉन एम, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। और अगर जैसे ही देखने में लग रहा है कि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। और एक और फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो आर ओमेगा इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कैंसिल, सो ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। और ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम, रिवर्स हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन। और एक फॉर्मूला और होता है न्यू इक्वल टू 1/t, जिससे फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हम उसको रोटेट करा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? तो के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्यू बी आर अपॉन एम रख दी, सो एक एम कट जाएगा, आंसर बचेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। और अगर रेडियस हम देखें मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है, तो डी की रेडियस के बराबर हो सकती है, तो के ई मैक्सिमम कितनी हो सकती है? बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2m, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, जो मेन इसकी फॉलोइंग प्रिंसिपल है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल उस डी के अंदर जाए वैसे उसकी पोलरिटी चेंज हो जाए, और हमेशा उसको लाइक चार्ज का लाइक बिहेवियर ही मिले, जिससे वो रिपेल होता रहे और वो कभी एब्जॉर्ब ना हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन जितनी थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एफ ऑसिलेटर होनी चाहिए, और अगर ऐसी होगी तो जैसे कि अगर एक सेकंड में 50 बार अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन है, और एक सेकंड में 50 टाइम्स अगर फ्रीक्वेंसी जो एसी में है इंडिया की है, अगर दोनों मैच कर गए तो जैसे ही वो चेंज करेगा डीज को, वैसे ही नेचर ऑफ पोलरिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स भी हो जाएगा। तो ये हमेशा इनफाइनाइट टाइम्स भी काम करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसके बाद लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन बनाया गया लेकिन फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। हमारे सबसे ज़्यादा काम का जो एलिमेंट है दैट इज न्यूट्रॉन, लेकिन हम उसको यहाँ एक्सेलरेट नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि जब भी हम किसी का आइसोटोप बनाना चाहते हैं तो न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन को हम यहाँ एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और वो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर लेता है, और वो फिर उस डीज के बीच में लॉस्ट होके रह जाता है। तीसरा, ये कभी स्पीड ऑफ लाइट को भी गेन नहीं कर सकता है। चार्ज पार्टिकल कितनी बड़ी डी क्यों ना बना ले, कितना ही पार्टिकल क्यों ना ले लें। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला है एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू एम नॉट, अंडर रूट पूरा है, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर वी इक्वल टू सी हो गया तो फिर एम इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो तीनों लिमिटेशंस याद रखिए। ये चैप्टर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन का। इसमें प्रिंसिपल, फिर उसके बाद डायग्राम, फिर उसके बाद वर्किंग, फिर उसके बाद प्रिंसिपल, और यहाँ पे डेरिवेशन के बाद लिमिटेशंस। थैंक यू।